अब चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करी गई है। अब जो हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप एविडेंस आगे जाके दे सकते हो। सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 50 तक आप देखोगे कि रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करी गई है। तो आपको अगर कोई भी फैक्ट प्रूफ करना है तो वो सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 के बीच में लाई करना पड़ेगा। अगर वो लाई नहीं करते हैं सेक्शंस के बीच में तो उस फैक्ट को आप ट्रायल में जाके प्रूफ नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है, ये जो हमारी पुरानी एविडेंस एक्ट थी उसका सेक्शन नंबर 5 होता था। अब ऐसा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस न्यू एक्ट में क्या सेक्शन नंबर है एंड सेम सेक्शन नंबर पुराने एक्ट में क्या होता था। आपको सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेक्शन नंबर 3 जो है नए एक्ट का, वो पुरानी जो हमारी एविडेंस एक्ट थी उसका सेक्शन नंबर 5 में होता था। ओके, अब सेक्शन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि फैक्ट एंड इश्यू क्या होता है और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। ओके, एक बार हम इसको रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इश्यू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर hereinafter declared to be relevant and of no others। अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी सूट या फिर प्रोसीडिंग में एविडेंस देना फैक्ट एंड इशू का, तो आप वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के थ्रू ही दे सकते हो। आपको हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी सेक्शन में कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। ओके, अब यहां पे ये चीज लिखी हुई है, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। अब सूट का मतलब यहां पे होता है सिविल सूट्स, यानी जो भी सीपीसी के अंडर आप सूट फाइल करते हो उसको हम सूट बोलते हैं। एंड प्रोसीडिंग्स जो है यहाँ पे, इसका मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सपोज सीआरपीसी में, आईपीसी में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। तो इससे हमको क्लियर हो रहा है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है नया वाला, एंड जो पुराना एविडेंस एक्ट था, वो दोनों सिविल सूट्स पे भी लगता था एंड साथ में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती थी उसके ऊपर भी हमारा एविडेंस एक्ट लगता है। ओके, अब एक बार हम देखते हैं कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे ये चीज। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने बी का मर्डर कर दिया। ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने बी का मर्डर कर दिया। अब यहां पे ये चीज भी हमको पता लगती है कि मर्डर से पहले ए और बी के बीच में एक लड़ाई होती थी, एक फाइट हुई थी। ओके, अब यहां पे एक और चीज सामने आ रही है कि ए ने जो बी का मर्डर किया है उसने बहुत ज्यादा बेरहमी से किया था, बहुत ज्यादा खराब तरीके से किया था। सपोज हम मान लेते हैं कि 6 बार उसने बी को स्टैब किया था, यानी कि चाकू से उसने छाती पे बी को 6 टाइम मारा था। तो हमारे पास ये 3 फैक्ट्स हैं और इसके बेसिस में हमको पता करना है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्स में फैक्ट एंड इशू क्या होगा और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होंगे। ओके, चलिए एक और चीज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जब ए ने बी को मारा उसके बाद ए भाग गया था। अब ये 4 फैक्ट्स के ऊपर हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि फैक्ट एंड इशू क्या है और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है यहाँ पे। अब आपको याद रखना है जो फैक्ट एंड इशू होता है वो सेंट्रल फैक्ट होता है। सबसे ज्यादा जो मेन फैक्ट होता है पूरे केस में उसको हम फैक्ट एंड इशू बोलते हैं। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट फैक्ट एंड इशू आर द मोस्ट पिवटल फैक्ट्स ऑफ अ केस। अब जो हमारा सिचुएशन हमें देखी है, यहां पे फैक्ट एंड इशू क्या होगा? यहां फैक्ट एंड इशू होगा कि क्या ए ने बी को मारा है या फिर नहीं मारा है। तो हम एक बार हमें फैक्ट एंड इशू बना लेते हैं दैट ए हैज मर्डर्ड बी। ये हमारा फैक्ट एंड इशू होगा। इसके साथ में एक और फैक्ट एंड इशू यहां पे होगा कि ए हैड इंटेंशन टू मर्डर बी। ओके, तो यहां पे हमारे 2 फैक्ट एंड इशू हो गए हैं जो कि सबसे ज्यादा मेन फैक्ट्स हैं। अगर ये फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं ए के अगेंस्ट तो हम मान लेंगे कि ए ने मर्डर कमिट किया। ओके, अब यहां पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो क्या होंगे? जो यहां पे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो ये होंगे दैट ए हैड मोटिव टू किल बी।
आगे जाके हम देखेंगे इस आई थिंक सेक्शन नंबर 6 या 7 में आप देखोगे कि मोटिव को एक रेलेवेंट फैक्ट बताया गया। ओके, इसके साथ यहां पे एक और रेलेवेंट फैक्ट होगा दैट ए रैन अवे आफ्टर किलिंग बी। अब ये जो फैक्ट है ये कंडक्ट दिखाता है हमें कि ए का जो कंडक्ट था वो खराब था। अब कंडक्ट जो है वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। आगे जाके हम देखेंगे कि इवन कंडक्ट इज ए रेलेवेंट फैक्ट। अब यहां पे आप देख रहे हो कि जो भी हमारे दो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं दीज आर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, यानी यहां पे एकदम मेन फैक्ट्स नहीं है ये। इनको हम बोल सकते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं ये। और इसके कंपैरिजन में आप देखोगे जो हमारा फैक्ट एंड इशू है वो एकदम मेन फैक्ट्स हैं केस के। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं ये फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारा जो केस था यहाँ पे फैक्ट एंड इशू यही था दैट ए हैज मर्डर्ड बी। तो जो हमारे यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं दैट ए हैड मोटिव टू किल बी, ये चीज प्रूव कर सकता है फैक्ट एंड इशू को। तो यू कैन एक्चुअली राइट दिस थिंग दैट रेलेवेंट फैक्ट्स हेल्प अस टू एक्चुअली प्रूव द फैक्ट एंड इशू। ओके, अब जो हमारा फैक्ट एंड इशू है इसको आप दूसरे तरीकों से भी प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सी एक पर्सन है, इसने इसने ए को बी का मर्डर करते हुए देख लिया था। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सी जो है हमारा वो डायरेक्ट एविडेंस है, यानी जो एकदम मौके पे गवाह होते हैं, आई विटनेसेस जो होते हैं, वो यहाँ पे सी हो गया। तो यहाँ पे जो ये फैक्ट है ये डायरेक्टली प्रूव कर रहा है फैक्ट एंड इशू को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट फैक्ट एंड इशू कैन बी प्रूव्ड बाय टू मेथड्स। पहला मेथड है डायरेक्ट विटनेस के थ्रू, जो कि यहाँ पे सी है, एंड दूसरा मेथड यहाँ पे होता है रेलेवेंट फैक्ट्स के थ्रू, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है कि ए हैड मोटिव टू किल बी एंड ए रैन अवे आफ्टर किलिंग बी। ये रेलेवेंट फैक्ट जो है ये भी फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे हमको ये चीज याद रखनी है। यहां पे एक और फैक्ट था दैट ए ने बी को 6 बार छाती पे मारा था चाकू से। अब ये जो फैक्ट है ये भी रेलेवेंट फैक्ट है बिकॉज ये ए का कंडक्ट हमें बताता है। ये चीज दिखा रहा है ये कि ए हैड द इंटेंशन टू किल बी, एंड जो हमारा ये कंडक्ट है ये भी फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो आई होप आपको फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब एक बार दोबारा हम सेक्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू। अब एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू प्रोसिक्यूशन हमारा प्रूफ करेगा कि हाँ ये फैक्ट एंड इशू एग्जिस्ट करता था, और जो हमारा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू है ये एक्यूज प्रूफ करेगा। यहाँ पे एक्यूज बताएगा कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया, ये तो यही चाहेगा कि वो चीज प्रूव हो जाए कि मैंने बी का मर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू हमारा एक्यूज प्रूव करेगा। वो बहुत सारे एविडेंस लेके आ सकता है सामने जो ये चीज प्रूव कर दे कि हाँ ए ने बी का मर्डर नहीं किया। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू भी आप प्रूव करोगे एंड साथ में नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू भी एक्यूज प्रूव करेगा। अब यहां पे लिखा हुआ है कि आप सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के थ्रू ही फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर सकते हो, यानी जो हमारे इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं इसके थ्रू आप फैक्ट एंड इशू प्रूव नहीं कर सकते हो। सपोज अब एक फैक्ट सामने आता है दैट ए हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद डी। अब ए और डी आपस में दोस्त थे। अब ये कैसे रिलेवेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में? यहां पे इस चीज का कोई महत्व नहीं है एंड ये यहाँ पे एक इररेलेवेंट फैक्ट है, एंड जो हमारी कोर्ट है इस फैक्ट के लिए एविडेंसेस गैदर नहीं करेगी। तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे उसके ऊपर ही हमारी कोर्ट जो है वो एविडेंस पार्टी से मंगवाएगी। तो सेक्शन नंबर 3 में आपको यही चीज याद रखनी है। अब हम आते सेक्शन नंबर 4 के ऊपर, जो हमारी पुरानी एविडेंस एक्ट था उसका सेक्शन नंबर 6 भी सेम बात यहाँ पे बोलता था। अब आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 4, 5 और 6 जो है हमारा न्यू एविडेंस एक्ट का, यहाँ पे रेस जेस्टे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है, एंड जो हमारी पुरानी एविडेंस एक्ट थी
उसका सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 जो था वहां पे रेस जेस्टे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती थी। अब रेस जेस्टे होता क्या है? रेस जेस्टे होता क्या है? अब जो हमारा रेस जेस्टे है वो फैक्ट्स होते हैं जो कि मेन फैक्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। यानी जो हमारा फैक्ट एंड इशू है उससे रेस जेस्टे वाले फैक्ट्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। यानी फैक्ट्स which form part of the same transaction, those facts are called res gestae। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा res gestae है उसमें वो फैक्ट्स आते हैं जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेलेवेंट फैक्ट है कि जैसे ए ने बी का मर्डर किया उसके बाद वो भाग गया। ए हैड रैन अवे आफ्टर मर्डरिंग बी। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो हमारा फैक्ट है ये रेस जेस्टे का पार्ट आ जाएगा। यानी कि ए ने जो बी का पे मर्डर किया है उसको हम रेस जेस्टे का पार्ट मानेंगे बिकॉज ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। अब जैसे ए ने बी का मर्डर किया तुरंत वो उसके बाद भाग गया। तो ये जो पूरे पूरे फैक्ट्स हैं ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं। इन फैक्ट्स के बीच में कोई भी हमारा ब्रेक नहीं आ रहा है। तो हमको ये चीज इंश्योर करनी है कि अगर फैक्ट्स के बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है तो हम सारे फैक्ट्स को रेस जेस्टे का पार्ट मान लेंगे। ओके, अब सपोज यहाँ पे एक और फैक्ट आता है कि जैसे ही ए ने बी का मर्डर किया उसके तुरंत बाद उसने एक लाठी लेके आया और बी के डेड बॉडी के ऊपर उसने बहुत जोर से मारा। तो ये जो हमारा फैक्ट है कि बी जब मर गया उसके बाद भी ए ने बी को बहुत ज्यादा लाठी से मारा। तो ये चीज यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ए की जो इंटेंशन थी वो बी की मारने की थी। इतनी ज्यादा उसकी इंटेंशन स्ट्रांग थी कि मरने के बाद भी वो बी को मारी जा रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्ट है दैट ए केप्ट हिटिंग बी इवन आफ्टर ही वाज डेड, ये जो हमारा फैक्ट है इसको भी हम रेस जेस्टे का पार्ट मानेंगे बिकॉज यहाँ पे इन दोनों फैक्ट्स के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आया है। ए ने बी को मारा और उसके तुरंत बाद उसने दोबारा से बी को लाठियों से मारा। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट्स के बीच में कोई भी हमारा ब्रेक नहीं आ रहा है, कोई भी बीच में यहाँ पे स्टॉपेज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो है फैक्ट हमारा ये रेस जेस्टे का पार्ट है। ओके, अब जो हमारा रेस जेस्टे का शब्द है ये कहीं पे भी एविडेंस एक्ट में आप नहीं देखोगे। ये हमारा ब्रिटिश टाइम्स में रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन जो हमारी बेयर एक्ट है यहाँ पे आप रेस जेस्टे का कहीं भी यूज नहीं देखोगे। ओके, अब सेक्शन 41 हम रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट एंड इशू और a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant whether they occur at the same time and place or at different times and places। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो कि सेम ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ओके, तो आपको ये चीज यहां पे याद रखनी है कि वो सारे फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन में लाई करेंगे उसको हम रेस जेस्टे का पार्ट मानेंगे। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ है एक और चीज यहां पे लिखी हुई है whether they occurred at the same time and place or at different times and places। अब इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को मारा एंड उसके तुरंत बाद वो अपने घर पे गया एंड घर पे जब वो जाता है तो उसने सी को कॉल किया कि मैंने बी को मार दिया। ओके, एंड जो बी की बॉडी है इसको मेरे को ठिकाने लगाना है, इसको मेरे को सपोज रिवर में बहाना है। यहां पे आप देख रहे हो कि ए ने जो सी को कॉल की है वो अपने घर पे जाके की है। तो यहाँ पे जो प्लेसेस हैं वो बदल गई है। जहां ए ने बी को मारा था वो डिफरेंट प्लेस थी एंड जहां पे ए ने सी को कॉल की है वो एक डिफरेंट प्लेस है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए ने अपना कन्फेशन कर दी है। ए ने यहाँ पे कन्फेशन कर दी है कॉल के ऊपर सी को कि मैंने बी को मारा है। अब आगे जाके आप देखोगे कि जो कन्फेशन होता है ये भी रिलेवेंट फैक्ट होता है। इसके थ्रू भी आप फैक्ट एंड इशू को प्रूव कर सकते हो। अब ऑब्वियसली ए ने यहाँ पे सी को बोला कि मैंने बी को मार दिया है। इस फैक्ट के बेसिस पे आप जो हमारा फैक्ट एंड इशू है दैट ए हैज मर्डर्ड बी इसको आप प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों फैक्ट्स के बीच में कोई भी ब्रेक हमारा नहीं आ रहा है। दो
जो प्लेसेस है वो डिफरेंट है, प्लेसेस यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन दोनों फैक्ट्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों फैक्ट जो हैं वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। एंड ये दोनों फैक्ट्स हैं, इसको भी हम रेस जेस्टे में इंक्लूड करेंगे। ओके तो ये हमारा सेक्शन नंबर 4 बोलता है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये चीज यहां पे याद रखनी है। ओके अब सेक्शन नंबर 5 के ऊपर हम आते हैं। ये जो हमारी पुरानी एविडेंस ऐड थी उसको सेक्शन नंबर 7 होता था। अब सेक्शन नंबर 5 एक बार हम रीड करते हैं। यहां पे भी आप देखोगे, आगे जाके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी उसका इंप्रेशन देखोगे। एक बार हम रीड करते हैं सेक्शन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट एंड इशू, or which constitute a state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. अब सेक्शन नंबर 5 में हमको कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। एक बार हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। तो यहां पे आप देख रहे हो कि हमको 3 कीवर्ड्स मिल चुके हैं। अब अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, एंड इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ थिंग्स और अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो यहाँ पे हमारे 5 कीवर्ड्स आ जाते हैं, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब जो हमारा ओकेजन और अपॉर्चुनिटी का कीवर्ड्स हैं इनको हम बाद में जाके देखेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कॉज के साथ। अब हम देखते हैं कि कॉज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 1857 का रिवॉल्ट जो था वहां हमको पता था कि यहाँ पे इसका कॉज क्या है। वहां पे कॉज हुआ था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना था। तो यहाँ पे कॉज था कि ब्रिटिशर्स को आपको इंडिया से बाहर निकालना है। अब इन्हीं फैक्ट्स में हमारा मोटिव क्या है। उस समय र्यूमर फैल चुका था कि जो भी हमारी गन है, जो गन में कार्ट्रिज होता है, इसमें बीफ और पॉर्क जो है यानी जो पिग का मीट होता है इसका यूज होता है। तो जैसे ही र्यूमर फैला, इस र्यूमर की वजह से जो हमारे हिंदू लोग होते थे आर्मी में एंड इवन जो हमारे मुस्लिम सोल्जर्स होते थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको यहाँ पे एकदम गुस्सा आ गया कि ब्रिटिशर्स ने हमको ये बात बताई ही नहीं थी। ओके अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कार्ट्रिज का र्यूमर था, जो कि सही र्यूमर था, अगर आप हिस्ट्री के फैक्ट्स पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस दिए गए थे कि जो र्यूमर यहाँ पे फैला था वो एकदम सही र्यूमर था। ओके तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्ट्रिज वाला र्यूमर है, दिस कैन बी द मोटिव टू फाइट द 1857 बैटल। तो यहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स थे उस आर्मी में, उनके लिए 1857 में जो रिवोल्ट था उसमें घुसने का उनको एक मोटिव मिल गया। ओके तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि कॉज और मोटिव में डिफरेंस क्या है, बिकॉज आगे जाके आप देखोगे सेक्शन नंबर 6 जो है हमारा एंड जो हमारे पुरानी एविडेंस एक्ट है, तो सेक्शन नंबर 8 जो था वहां पे मोटिव के बारे में बात होती थी। यहाँ पे यू कैन सी दैट इवन मोटिव इज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो हमको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉज और मोटिव में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉज है कि हमको ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है, कॉज है समथिंग विच इज एक्चुअली पुशिंग यू टू कमिट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए एक पुशिंग फैक्टर बन गया कि हमको ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है। एंड यहाँ पे जो हमारा मोटिव है वो पुलिंग फैक्टर बन गया। मोटिव इज अ पुलिंग फैक्टर विच पुल्स यू टू कमिट दैट पर्टिकुलर एक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा कॉज है वो इमीडिएट कॉज बन चुका है, यानी इमीडिएटली जो एकदम आपको वो क्राइम करने के लिए पुल कर ले, अट्रैक्ट कर ले, उसको हम कॉज बोलते हैं। मोटिव हमारा यहाँ पे एक लार्जर गोल है। मोटिव इज अ लार्जर गोल कि ब्रिटिशर्स को हमको इंडिया से बाहर निकालना है, लेकिन इस लार्जर गोल को फुलफिल करने के लिए एकदम ऑन द स्पॉट आपको कोई चीज अट्रैक्ट करती है उसको हम कॉज बोलते हैं। एंड यहाँ पे एकदम से उनको गुस्सा आ गया ये र्यूमर सुन के कि कार्ट्रिज में बीक और पॉर्क का मीट यूज होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे
कि ये पुलिंग फैक्टर है, इमीडिएटली उनको रिवोल्ट में घुसने के लिए मौका मिल गया यहाँ पे। ओके, तो ये डिफरेंस हमको यहाँ पे याद रखना है। अब कॉज हमको समझ में आ चुका है, एंड नाउ वी विल कम टू इफेक्ट। अब इफेक्ट बहुत ज्यादा इजी है समझना। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन हु एक्चुअली मर्डर्ड बी। ए ने बी का यहाँ पे मर्डर कर दिया, एंड जैसे उसने बी का मर्डर किया, उसके जो सारे क्लोथ्स थे, जो भी उसने कपड़े पहने थे, उसमें खून खून लग चुका है। अब जो भी पैंट शर्ट ए ने पहनी थी वो एकदम खून से यहाँ पे लथपथ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज एन इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम, बिकॉज आप इस खून के दागों को छुपा के दे सकते हो। अगर आके जाके पुलिस ने ऑन द स्पॉट ए को पकड़ लिया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ए के कपड़ों के ऊपर खून लगा था, दैट वाज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ क्राइम। तो ये भी हमारा रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। ये हमारा रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा दैट एज क्लोथ्स वर हैविंग ब्लड ऑन देम। तो जो हमारा रिलेवेंट फैक्ट है, ये फैक्ट एंड इश्यू को प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। अब जो हमने फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर फैक्ट एंड इश्यू यही होगा दैट ए हैज मर्डर्ड बी, तो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमारा जो रेलेवेंट फैक्ट है ये हमको हेल्प करेगा। एंड ये इफेक्ट के अंडर आता है। हम कोर्ट में जाके ये चीज बोलेंगे कि सेक्शन नंबर 5 में ये फैक्ट हमारा रेलेवेंट है दैट ए हैड ब्लड अपॉन हिज क्लोथ्स। ओके, अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ए जो है, एलिगेशन लगा ए के ऊपर कि उसने बी के घर में थेफ्ट कमिट किया। तो यहां पे हमारा फैक्ट एंड इश्यू हो गया दैट ए हैज एक्चुअली कमिटेड थेफ्ट इन बीज हाउस। अब यहां पे हमारे पास एक और फैक्ट आता है कि ए के घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था वो इधर उधर फैल चुका था। यानी जो उसकी क्लॉक है, घड़ी जो है, वो नीचे जमीन में पड़ी हुई थी, एंड जो भी सामान उसके टेबल के ऊपर पड़ा था वो भी नीचे पड़ा हुआ था। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ थिंग्स हो गया। अब आगे जाके पुलिस जाती है उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे नोट करेगी कि जो भी आइटम्स पड़ी हुई थी एक घर में वो इधर उधर फैली हुई थी। तो ये हमको स्टेट ऑफ थिंग्स बताता है। ये जो हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स वाला फैक्ट है, इससे हम फैक्ट एंड इश्यू को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज यहाँ पे दिखाता है कि एक्चुअली में एक घर में कोई ना कोई आया होगा एंड उसने सारी की सारी चीजें फैला दी हैं। ओके, तो इस फैक्ट के ऊपर आगे जाके जो हमारा प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस दे सकते हैं। ओके, बिकॉज ये हमारा रिलेवेंट फैक्ट है। अब आगे जाके हमको ये चीज देखनी है कि जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन इस चीज को प्रूव ही कर दे। सपोज ये जो सामान है ये इधर उधर फैला हुआ है, ये ए नहीं फैलाया था, तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में बी जो है, जो चोर है हमारा, उसने ये सारा काम किया। तो यहाँ पे ये फैक्ट रेलेवेंट तो हो गया। स्टेट ऑफ थिंग्स वाला जो फैक्ट है हमारा रेलेवेंट तो हो गया, बट इसको हम अगर प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके इस फैक्ट का कोई यूज होगा नहीं, बिकॉज आप थेफ्ट का जो एलिगेशन है इसको प्रूव करने के लिए ये फैक्ट यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि रेलेवेंट फैक्ट जो है इनका भी आपको आगे जाके प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं दोगे तो जो हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं इनका कोई यूज नहीं होगा ट्रायल के दौरान। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी और ओकेजन के बारे में। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक पर्सन है, ये रात में जाता है एक जगह पे, एंड वहां पे इसकी बाइक खराब हो जाती है। ओके, और वहां पे और कोई भी घर होता नहीं है, सिर्फ बी का ही घर होता है। जंगल में इसकी बाइक खराब हो जाती है एंड वहां पे सिर्फ और सिर्फ बी का घर होता है। ओके, अब बी ए के पास आता है और वो उससे पूछता है कि आपकी बाइक खराब हो गई है, तो आपकी कहीं मैं हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे ए बी को बोलता है कि इस टाइम पे तो कोई मैकेनिक मेरे को मिलेगा नहीं, सो इफ यू कैन एक्चुअली परमिट मी टू स्टे एट योर हाउस, तो इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, अब बी यहाँ पे ए को परमिट कर देता है एंड ए जो है वो जाता है बी के घर में एंड वहां पे वो सोता है एंड खाना वाना खाता है। अब सुबह एक न्यूज आती है कि बी जो है इसका मर्डर हो चुका है। ओके,
बी की जो मर्डर की न्यूज है ये सुबह आती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा फैक्ट है कि ए की बाइक खराब हो गई थी रात में, और वो उस जगह पे खराब हुई थी जहां पे सिर्फ और सिर्फ बी का ही घर था। तो ये फैक्ट हमारा ओकेजन हो गया, यानी जो हमारा फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया बिकॉज ये ओकेजन को हाईलाइट करता है। ओके, बिकॉज इससे हम ये चीज आगे जाके प्रूव कर सकते हैं कि ए जो है पक्का बी के घर में गया ही होगा, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे कोई मैकेनिक भी था ही नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट ए की बाइक खराब हो गई थी रात में जंगल में, एंड बी का ही घर था सिर्फ, ये ओकेजन हो गया हमारा। अब यहाँ पे इस ओकेजन को ए ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज ए जो है एक्चुअली में बी के घर में जाता है एंड वहां पे वो खाना खाता है, सोता भी है। तो ये जो फैक्ट है हमारा दैट ए एक्चुअली वेंट इनसाइड बीज हाउस एंड ही एट देयर एंड स्लेप्ट आल्सो देयर, तो ये अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओकेजन भी हमको दिख रहा है एंड उस ओकेजन को ए ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। ओकेजन और अपॉर्चुनिटी में जो इंटरलिंकिंग है ये हमको पता होनी चाहिए। अब एक लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी होती है, ये भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही बेस्ड होती है। आप देखोगे यहाँ पे कि ए के ऊपर हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, ए के खिलाफ हम यहाँ पे प्रिजम्पशन कर सकते हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, बिकॉज लास्ट जो है बी को लोगों ने ए के साथ ही देखा था। तो यहाँ पे लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी लगेगी एंड ए के खिलाफ यहाँ पे हम प्रिजम्पशन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब आगे जाके ए जो है हमारा वो एक चीज प्रूव कर सकता है कि ये जो हमारी प्रिजम्पशन ड्रॉ हुई है लास्ट सीन टुगेदर की, ये गलत प्रिजम्पशन है, बिकॉज मैं तो 2 बजे ही मैं घर से बाहर निकल गया था एंड बी का जो मर्डर हुआ है वो 5 बजे हुआ है। इसके बाद हमारा ए बोलता है कि जब जैसे ही मैं घर से बाहर निकला उस टाइम जो बी का भाई है सी ये घर में आ चुका था। तो यहाँ पे ए ने लास्ट सीन टुगेदर का जो प्रिजम्पशन है इसको रिबर्ट कर दिया एंड यहाँ पे हम अब ये नहीं बोल सकते हैं कि मर्डर के टाइम ए और बी साथ में थे, बिकॉज ए जो है वो 2 बजे ही घर से बाहर निकल गया था एंड उसी टाइम जो बी का भाई है सी वो घर में घुस रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारी लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी है वो सी के अगेंस्ट यूज हो रही है। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ओकेजन का कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट एंड साथ में लास्ट सीन टुगेदर की जो थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट। ओके, अब सेक्शन नंबर 5 में आपको ये चीज याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 6 के ऊपर हम आते हैं, जो हमारी पुरानी एविडेंस ऐड थी उसमें सेक्शन नंबर 8 जो है उसके बारे में बात करता था। अब सेक्शन नंबर 6 में आप देखोगे कि मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट के बारे में हमें बात हो रही है। यहां बोला हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जो हमको मोटिव, प्रेपरेशन और कंडक्ट दिखाता है पार्टी का, तो ये फैक्ट्स जो होंगे इनको हम बोलेंगे रेलेवेंट फैक्ट्स। एंड जो हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स है ये फैक्ट एंड इश्यू को प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फैक्ट एंड इश्यू है वो ये है कि ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी का यहां पे मर्डर किया है, ये हमारा फैक्ट एंड इश्यू है। अब यहां पे हमारे पास एक और फैक्ट सामने आता है कि ए ने मर्डर से 1 दिन पहले एक गन परचेज करी थी। तो ये जो हमारा फैक्ट है ये प्रिपरेशन की तरफ इंडिकेट करता है। इससे हमको पता लग रहा है कि ए ने मर्डर करने से पहले मर्डर करने के लिए प्रिपरेशन करी है। तो जो हमारा फैक्ट है इसको हम बोलेंगे रेलेवेंट फैक्ट। एंड जो हमारा फैक्ट एंड इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया है, इस फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए हमारा जो रेलेवेंट फैक्ट है ये हेल्प करेगा हमारी। ओके, तो प्रिपरेशन की तरफ ये चीज इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट हमारे सामने आता है, कि ए जो है जैसे ही उसने बी का मर्डर किया उसके तुरंत बाद वो भाग गया।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट है दिखाता है, मर्डर करने के बाद एकदम वो भाग गया, तो ये हमारा सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखाता है। एंड जो हमारा सब्सिक्वेंट कंडक्ट है इसको हम बोलेंगे रेलेवेंट फैक्ट, बिकॉज जो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है ये फैक्ट एंड इश्यू को प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे मोटिव की भी बात करी गई है। मोटिव के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 6 में हम ऑलरेडी मोटिव के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो मोटिव जो है हमारा वो भी रेलेवेंट फैक्ट होता है। अब एक बार हम सेक्शन नंबर 6 को रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एनी फैक्ट इज अ रेलेवेंट फैक्ट व्हिच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मेरे मोटिव वाला फैक्ट है वो फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने की तो हेल्प कर ही रहे, लेकिन साथ साथ में वो रेलेवेंट फैक्ट जो है हमारा उसको भी प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया है, ये हमारा फैक्ट एंड इशू है। अब हमारे सामने एक और फैक्ट आता है कि ए और बी के बीच में एक पार्किंग डिस्प्यूट था। इस पार्किंग डिस्प्यूट के चक्कर में इनके बीच में रोज छोटी मोटी लड़ाई होती थी। ओके, तो जो हमारा पार्किंग डिस्प्यूट वाला फैक्ट है इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये मोटिव हो सकता है। इसकी वजह से क्या पता ए ने बी का मर्डर किया है, ऐसा हो सकता है। अब हमारे सामने एक और फैक्ट आगे जाके सामने आता है कि ए और बी के बीच में पार्किंग डिस्प्यूट के चक्कर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई एक दिन। अब क्या होता है, ए जो है एक दिन लाठी लेके आता है और बी के घर में वो जाता है और लाठी से वो ऐसा ऐसा उसको बोलता है कि आई विल बीट यू। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि छोटी बड़ी लड़ाई नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लड़ाई हो चुकी है। एंड ये जो फैक्ट है हमारा, ये जो हमारा फैक्ट है, जो बड़ी लड़ाई वाला फैक्ट है, इसको हम बोलेंगे कि ये भी मोटिव हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा सेकंड फैक्ट जो हमारा सेकंड फैक्ट है वो भी मोटिव को इंडिकेट कर रहा है, एंड जो हमारा थर्ड फैक्ट है यहाँ पे वो भी मोटिव को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा थर्ड फैक्ट है वो भी हमारा रेलेवेंट फैक्ट है, एंड जो हमारा सेकंड फैक्ट था वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो थर्ड फैक्ट है वो सेकंड फैक्ट को प्रूफ करने के लिए हेल्प कर रहा है, बिकॉज ये जो हमारी बड़ी लड़ाई हुई है यहाँ पे ये इसलिए हुई थी बिकॉज ए और बी के बीच में पहले से ही पार्किंग डिस्प्यूट चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों फैक्ट्स यहाँ पे रेलेवेंट है, एंड जो हमारा थर्ड फैक्ट है ये सेकंड फैक्ट को प्रूफ करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कंडक्ट के बारे में बात करी गई है। अब जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, बट जो प्रीवियस कंडक्ट है उसका एग्जांपल हमने नहीं समझा है। क्लॉज 2 में हमको सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बोला हुआ है, एंड साथ में प्रीवियस कंडक्ट के बारे में भी यहाँ पे बोला हुआ है। अब एक प्रीवियस कंडक्ट का एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एलिगेशन आया हुआ है कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो ये हमारा फैक्ट एंड इशू हो गया कि ए ने बी का मर्डर कमिट किया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्ट सामने आता है कि मर्डर करने से पहले ए जो है ये बी के घर में जाता था और उस घर की वो रेकी करता था, यानी आसपास में वो देखता था कि बी का जो घर है उसके आसपास में क्या चीजें रखी हुई हैं। ओके, एंड वो रोज जाके वहां पे जो स्पॉट है बी के घर का वो एग्जामिन करता था, एंड एक दिन जाके बाद में ए ने बी का घर पे ही उसके मर्डर कमिट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है रोज वो बी के घर में जाता था एंड उसके घर के आसपास वो रेकी करता था। दिस इज अ प्रीवियस कंडक्ट। ये दिखा रहा है कि ए की इंटेंशन थी कि वो बी का मर्डर कमिट कर दे। तो ये जो हमारा प्रीवियस कंडक्ट है यहाँ पे ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, एंड ये हमको फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के ऊपर। यहां पे लिखा हुआ है कि मेयर स्टेटमेंट जो है, मेयर स्टेटमेंट है, इसको आप कंडक्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। यहां पे वो कोई कंडक्ट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ वो स्टेटमेंट मेक कर रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब यहां पे स्टेटमेंट को आप सेक्शन नंबर 6 में इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, सेक्शन नंबर 6 में आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे।
लेकिन सपोज यहीं पे ए जो है वो ऐसा करता है, अपने सर की तरफ ऐसे इशारा करता है और बोलता है कि मेरे सर में बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे वो कंडक्ट भी कर रहा है एंड साथ में एक स्टेटमेंट भी मेक कर रहा है। दोनों चीजें यहाँ पे वो कर रहा है, स्टेटमेंट भी आ रहा है यहाँ पे और साथ में कंडक्ट भी आ रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट को आप सेक्शन नंबर 6 में इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, स्टेटमेंट भी आ रहे हैं एंड कंडक्ट भी आ रहा है। ओके, तो यू विल हैव टू रिमेंबर फ्रॉम पीटी's point of view as well that mere statement cannot be included under section number 6. ओके, आप उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे इंक्लूड करोगे जो कि कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के ऊपर। यहां पर लिखा हुआ है when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो हैं ये आपस में बात कर रहे थे कि जो बिल्डिंग है जहां पे सी रहता है यहां पर रेड पड़ने वाली है, यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है जहां पे सी रहता है। अब सी ने यह बात सुन ली एंड तुरंत जो भी सारा उसके सामान पड़ा हुआ था उस बिल्डिंग में, उस सामान को सी ने उस बिल्डिंग से शिफ्ट कर दिया, उस बिल्डिंग से उसने बाहर निकाल दिया उस सामान को। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कन्वर्सेशन है वो ए और बी के बीच में हो रही थी, लेकिन जो यहाँ पे एक्ट है वो सी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ए और बी के स्टेटमेंट है इसको भी हम रिलेवेंट मानेंगे सेक्शन नंबर 6 पे, बिकॉज यहाँ पे जो ए और बी के बीच में बात हो रही है, ए और बी के बीच में जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो सी के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट ए और बी के जो स्टेटमेंट है ये भी सेक्शन नंबर 6 में रिलेवेंट है। अब हम इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। इसका जो जे इलस्ट्रेशन है ये हम एक बार देख लेते हैं। जो मेरी पुरानी एविडेंस ऐड थी और यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड का चेंज आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेप्ड, लेकिन जो हमारी पुरानी एविडेंस ऐड थी यहाँ पे लिखा होता था द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रैविश्ड। ओके, तो थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इसके चक्कर में इलस्ट्रेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में पीटी में आपसे ये चीज पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint A said that A has been raped is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही तुरंत ए का रेप हुआ उसके तुरंत बाद उसने कंप्लेंट जाके मेक कर दी। तो यहाँ पे जो ए का कंडक्ट है कंप्लेंट मेक करने का, ये जो है रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। जैसे ए का रेप हुआ उसके तुरंत बाद ए ने आके यहाँ पे कंप्लेंट मेक कर दी, तो यहाँ पे ये चीज रिलेवेंट हो जाएगी। हमने पढ़ा ही है रेजिस्टे का कॉन्सेप्ट कि जो सेम ट्रांजैक्शन में चीज हो रही है उसको हम रिलेवेंट मान सकते हैं। लेकिन सपोज ए सिंपल ऐसी बात बोलती है कि मेरा रेप हो चुका है, अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको हम रिलेवेंट नहीं मानेंगे, बिकॉज ये कोई भी कंडक्ट को शो नहीं कर रही है। अब ए अगर कंप्लेंट करे बगैर ऐसी बोलती थी कि मेरा रेप हुआ है, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है इसको अब रिलेवेंट नहीं मानोगे, बिकॉज यहाँ पे कंडक्ट कोई भी ए कर ही नहीं रही है, यहाँ पे ए का कोई भी कंडक्ट आ नहीं रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ मेयर स्टेटमेंट। तो मेयर स्टेटमेंट को आप कभी भी सेक्शन नंबर 6 में इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन यस, फॉर एग्जाम्पल ए जो है इसकी डेथ हो जाती है आगे जाके, इसने पुलिस को पहले बोला कि बी जो है इसने मेरा रेप किया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो ए का स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर को, इसको हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा डाइंग डिक्लेरेशन है वो सेक्शन नंबर 6 में आप रिलेवेंट नहीं मान रहे हो, लेकिन वो सेक्शन नंबर 26 में जाके आप रिलेवेंट मानोगे। ओके, सेक्शन नंबर 6 में आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट रिलेवेंट करनी है तो आप तभी रिलेवेंट कर सकते हो अगर वो एक कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके,